कहते हैं कि सफलता की जो सीढ़ियां होती है वो बहुत ही कठिन रास्तों से चलकर जाती है। जी हाँ, जैसे हम अपने प्रभु केदारनाथ, बद्रीनाथ और माँ वैष्णो देवी की सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं तो हमें रास्ते में एक ही चीज का अनुभूति होता है कि शुरुआत में ये रास्ते वो हमारे लिए बहुत ही कठिन होते हैं, परंतु जब हम शिखर तक पहुंचते हैं तो फिर हमें यह महसूस होता है कि शायद हम धरती के स्वर्ग पर आ चुके हैं और तब जाकर हमें एक बहुत ही सुखद अनुभूति का एहसास होता है। वैसे ही ठीक हम लोग जब शुरुआत में हम लोग जब तैयारी करते हैं तो रास्ते में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम लोग को बीच बीच में लगता है कि जनरल कॉम्पिटिशन जो होता है इसका प्रिपरेशन बहुत कठिन होता है, इसमें जो है सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद ही हम सफल हो पाएंगे। लेकिन ये शुरुआत के रास्ते हैं और ठीक जैसे वहां पर आपको मंजिल पर पहुंचने पर जो खुशी मिलती है, यहाँ भी आपको एक दिन अगर आप अपनी मंजिल पर मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंच जाओगे तो बिल्कुल उसी प्रकार आपको भी बहुत ही खुशी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आप दिन रात मेहनत करें, शुरुआत में जो भी मुश्किलें आएंगी उनका सामना करें, लेकिन आप मंजिल को हमेशा अपना जो है हमेशा देखते हुए मेहनत करते रहें और यकीन मानो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज भी हम लोग एक नए सेशन नंबर 56 का हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 56 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, और ये सारा आपका प्रीवियस ईयर और रिसेंट में आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन का ही रिपीटिशन होते रहता है। सो आप यहाँ पे देखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में पूछता भी है और पूछा भी गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम छोर केप केमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और देखो रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है और आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखिएगा भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम छोर, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे 2-3 तरह का सवाल सही जवाब मिल जाएगा। आपसे बोल क्या रहा है कि भारत की मुख्य भूमि, कितने लोग भारत का मैप बनाते हैं। इमेजिन करो कि ये भारत का मैप है, तो कितने लोग भारत का मैप बनाएंगे, तो ये भारत का मैप बना करके छोड़ देते हैं। जबकि हमें ये पद भी पता है कि हमारे पास एक द्वीपीय, एक कॉन्टिनेंट, एक छोटा सा द्वीप वाला आइलैंड भी है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, है ना, और ये है यहाँ पे छोटा सा अंडमान निकोबार, तो ये भी अपना ही एरिया है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या करेगा आपसे, जब भी देखो आपसे अगर उत्तरी बिंदु पूछेगा, पूर्वी बिंदु पूछेगा और पश्चिमी बिंदु पूछेगा, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा उत्तरी एरिया है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंदिरा फॉल, इंदिरा फॉल, ठीक है। ये है कहाँ, तो ये है आपका लद्दाख में। देखो पहले अगर आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले आप जब पढ़ाई करते होगे तो ये एरिया जम्मू कश्मीर में दिखाता होगा, लेकिन अब वो 2019 के बाद जो आपका 370 हटा, फिर वहाँ पर यूटी बना दिया गया, तो उससे अब जो हमारा उत्तरी एरिया है ना वो आपका लद्दाख है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंदिरा कॉल लद्दाख में, ये हमारा हो गया उत्तरी एरिया। आपसे पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी, मतलब जब आप भारत जाते हो, भारत की ओर पूर्वी तरफ जाते हो और एकदम भारत का जो एंडिंग पॉइंट होगा, तो सबसे पूर्व वाला जो एरिया है ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा रीजन है, तो ये है आपका किबिथु, ठीक है, किबिथु। आपसे पश्चिम में पूछेगा, पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है गुजरात, ठीक है। और प्रॉपर एरिया पूछ लेगा तो आप 2 नाम याद रखना, एक तो आपका सरक्रिक, ठीक है, सरक्रिक विवाद भी चलते रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, सरक्रिक या गुहार मोती, गुहार मोती। इसको बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई गुहार माथा बोलता है, कोई गुहार मोती बोलता है, आप इसे मिलता जुलता देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अब कंफ्यूजन यहाँ पे आपको क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, तो आपसे सवाल करेगा, अगर आपसे सवाल करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपसे सवाल करेगा कि भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, जो पूछ भी रहा है यहाँ पे, देखो मुख्य भूमिका, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो देखो आप क्या बताओगे, तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। प्रॉपर एरिया पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है केप केमोरिन, केप केमोरिन, केप केमोरिन, और या फिर इसी को कहा जाता है कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या हो गया, तो ये भारत के मुख्य भूमि का क्या हो गया, ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास मुख्य भूमि कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा भारत यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार में जो भारत का भूमि है सबसे दक्षिण वाला, ठीक है, मुख्य भूमि के अलावा अगर आपसे सवाल करेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप ये अंडमान निकोबार वाला बोलिएगा। बट अगर आपसे पूछता है भारत की मुख्य भूमि का, तो आप तमिलनाडु वाला बोलिएगा। तो यहाँ पे जो भारत का मुख्य भूमि लास्ट वाला पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पड़ता है, सबसे पहले तो ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ठीक है। देखो धीरे धीरे पढ़ते आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ग्रेट निकोबार क्या है। अंडमान और निकोबार बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। अब इस निकोबार में भी कुछ छोटा निकोबार है, कोई बड़ा निकोबार है, तो इसी को ग्रेट निकोबार में एक छोटा सा रीजन है, और वो रीजन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आपका है भारत के मुख्य भूमि का, नहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। वैसे 2004 में ना बहुत खतरनाक वाला सुनामी आया था, तो उसमें ये रीजन डूब भी गया था। आपके पास सारा का सारा चीज तो बता दिया गया। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि पूछ रहा है ना, तो मुख्य भूमि वाला कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में। देन अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में ना लगभग 2 घंटा का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे सुबह में 4 बजे सुबह सूर्योदय हुआ, तो यहाँ कितना बजे होगा, यहाँ 6 बजे होगा। तो ऐसा कुछ होता है, तो वो अलग चीज है, वो IST का आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था, को निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति, तो पहले तो देखो कि यह स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है। तो देखो, जब हम लोग गुलाम थे, हम लोग को पता है कि हम लोग यूरोपीय कंपनी और यूरोप के बहुत सारे देशों के गुलाम बन चुके थे, धीरे धीरे ऐसा स्थिति बना था अपने भारत में। लेकिन फिर जब वो जाने लगे, तो भारतीय ये चीज सीख लिए थे कि आखिर हमने क्या गलतियां की, जिस वजह से एक छोटा सा व्यापारिक कंपनी आया और हम पर इतना दबाव बनाया कि हमारे राजनीतिक धार्मिक सारे कार्यों को अपने अंडर में ले लिया। भारतीयों ने बहुत कुछ सीखा। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि ऐसा होता है ना कि जब आप ठोकर खाते हो तभी आप कुछ सीखते हो, तो ऐसा कुछ भारतीयों के साथ भी हुआ, और भारतीयों ने फिर विद्रोह करना शुरू किया। 1857 की क्रांति से जो शुरुआत हुआ, 1947 में भारतीयों ने अंग्रेजों को मतलब आप कह सकते हो कि बाहरी लोगों को भारत से भगा करके ही शांत हुआ और अपना देश को आजाद करवाया। लेकिन उस क्रम में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे, ये भी सीखे थे कि हाँ भाई, हम लोग को अपना देश कैसे चलाना चाहिए। जैसे अंग्रेज के आने के पहले भारत में क्या चल रहा था, मुगल शासन। मुगल शासन के पहले क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पहले क्या चल रहा था, तो वो आपका एक प्रॉपर चला था गुप्त उत्तर काल। तो राजा महाराजा वाला प्रथा भारतीय लोग देखते आ रहे थे, और प्रॉपर प्रशासन, प्रॉपर प्रधानमंत्री, ये सब क्या होता है, ये हम लोग किससे सीखे, अंग्रेजों से सीखे। तो वही हुआ कि भारतीय लोग सीखने के बाद बोले कि भैया अब हम लोग भी अपना संविधान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कानून चलाएंगे, ताकि अब कोई भी कंपनी भारत आकर के हमारे देश को बर्बाद ना करे। और फिर किस मिशन के तहत, क्वेश्चन बनता है कि किस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन क्यों किया जा रहा था, तो संविधान सभा का गठन इसलिए हो रहा था कि हमें अपना संविधान बनाना था। संविधान, संविधान होता है मतलब सभी लोगों के लिए समान कानून, कोई भी सुप्रीम नहीं होगा, कोई भी बहुत नीचे तबके का नहीं होगा, ऐसा कुछ था। तो कौन सा मिशन आया जिसके तहत हमारे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, तो देखिएगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में, 1946 में भारत आया, भारत आया। अब ये था क्या, तो देखो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिशन कोई आदमी था, कैबिनेट मिशन ग्रुप था, 3 आदमियों का ग्रुप था, जिसमें कौन कौन थे, तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। 3 आदमियों का ग्रुप था जिसको नाम क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत आया और इसने बोला कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए, एक संविधान सभा का, चूंकि देखो 46 चल रहा है ना, अपना देश आजाद होने के कगार पे था, ठीक है। संविधान सभा का भारतीयों को एक गठन करना चाहिए और एक अंतरिम सरकार का भी गठन करना चाहिए, अंतरिम सरकार का, ठीक है।
जो आपका संविधान लागू होने तक सरकार चलाते रहे। तो ये चीज हुआ संविधान सभा का गठन, और अंतिम सरकार किसके माध्यम से बना? कैबिनेट मिशन। उसके बाद अब संविधान सभा में लोग कैसे आएंगे, ठीक है, ये सवाल था कि संविधान सभा में लोग कैसे आएंगे। तो पहले तो ये पता लगाया गया कि भारत में अभी लगभग कितने लोग हैं। तो इस टाइम के कंपेयर में भारत में लगभग 40 करोड़ की आबादी थी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बोला गया कि क्योंकि संविधान बन रहा है, सभी लोगों के लिए कानून बन रहा है, तो हर एक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी को भेजा जाएगा संविधान सभा में, ताकि सारे लोग मिलकर के सभी अपने अपने समुदाय का वहां पे प्रतिनिधित्व कर सकें। और इस तरीके से 40 करोड़ की जनसंख्या में चुनाव हुआ, और कितने पर? तो 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। आबादी पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। टोटल कितना व्यक्ति चुन करके आया? 389, 389। बट चुना आया, यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा में जो भी व्यक्ति आए थे वो आंशिक रूप से देखिए, हर सही दीर्घ थोड़ा सा हो जाता है, इशू हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या सही है नहीं है। आंशिक रूप से क्या बोल सकते हो? आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थे। अब ये क्या लोचा है? तो देखो क्या लोचा है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मनोनीत मतलब होता है ना कि भैया तुम सही हो, तुम जाओ, तुम चले जाओ। मतलब कहने का मतलब ये हो कि हमारे हाथ में इतना पावर है कि हम किसी को भी उठा करके किसी भी पद पे बैठा सकते हैं। निर्वाचित मतलब क्या होता है? चुनाव। जैसे अभी हम लोग देखो लोकसभा का भी चुनाव चल रहा है, तो हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? निर्वाचन। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है ना कि राज्यसभा में 12 आदमी को भेज दिया जाता है, जो भी राष्ट्रपति को पसंद है। पसंद मतलब वो वाला पसंद नहीं जो आप समझ रहे हैं, पसंद मतलब वाला वो हुआ जो साहित्य से रिलेटेड हो, शिक्षा से, कला से, खेल से रिलेटेड हो, उसे भेज देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था अपने संविधान सभा में भी, कि कुछ लोग निर्वाचित थे और कुछ लोग क्या थे? मनोनीत थे। चलो, तो अब हम लोग इस डेटा को देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 389 लोग चुन के आने जाने वाले थे। तो देखो कैसे कैसे आए थे। आप 389 याद नहीं रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। 292, 4 और 93, इतने सारे लोग चुन करके आए थे। आप ऐड करके देखो, हो रहा है ना, 389, 4 3 7 2 9 9 9 18, चलो सही है। तो इतने सारे लोग चुन के आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे? तो 292 लोग जो चुन करके आए थे संविधान सभा में, वो कहाँ से आए थे? वो आए थे ब्रिटिश प्रांत से। 4 लोग कहाँ आए थे? तो 4 लोग आए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, है ना। 93 व्यक्ति कहाँ से आए थे? तो ये आए थे देशी रियासत। और आपको पता है कि देशी रियासत क्या था? तो देशी रियासत उन चाटुकार राजाओं का समूह था जो अंग्रेज तो बाहरी होके लूट रहे थे ना अपने देश को, ये लोग भारत के होके भारत को लूट रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसे चाटुकार राजाओं का ग्रुप था जो देशी रियासत कहलाता था। लगभग कितना देशी रियासत था? तो कहीं कहीं बहुत डेटा वैरी करता है। 562 देशी रियासत था, उसमें से 93 व्यक्ति चुन करके आया। तो इतने सारे लोग चुन करके आए थे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप याद रखिएगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या था? तो आज का जैसे यूटी होता है ना, वैसे आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। और ये कौन कौन थे? तो ये भी देख लो थोड़ा सा। एक आपका ए था, एक बी था, एक सी था, एंड देन एक डी था। A4 क्या हो गया? A4 हो गया अजमेर। B4 हो गया आपका बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। सी वाला हो गया आपका कुर्ग, और डी वाला हो गया आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। जैसे आज के टाइम में यूटी होता है ना, वैसे उतना सारा यहाँ पे क्या था? तो ये था आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो ऐसे ऐसे आपके चुनाव हुए, इतने इतने सारे लोग यहाँ से चुन के आए। प्रॉपर आपसे पूछेगा कि 389 सीट में पार्टी वाइज किसको कितना सीट मिला था? तो 208 सीट मिला था किसको? तो उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस को, ठीक है। 73 सीट किसको मिला था? सेकेंड बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद फिर आप और भी याद रखना, जैसे 208 हो गया, 73 हो गया, एक आपका 8 हो गया और एक हो गया 7। तो 8 जो था ये निर्दलीय पार्टी में जो खड़ा हुए थे उनको मिला था, और 7 थे अन्य या फिर कह लो छोटी पार्टी,
अन्य छोटी पार्टी को वोट पड़ा था 389 सीट में से। अब ये आपका इस टाइप से चुनाव होकर के आ गया। अब होता है यहाँ पे कि ये प्रांतीय, एक चीज और आप याद रखना कि ये संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। ये सारा प्रक्रिया चल रहा था और जब इतने सारे लोग चुन करके आए तो फिर आपका कमेटी का गठन हुआ कि किस चीज पे कौन काम करेगा। तो इसी तरीके से 8 और 13, ठीक है, 8 बड़ी समिति बनाई गई और 13 छोटी समिति बनाई गई। हर कार्य के लिए बांट दिया गया कि मूल अधिकार के लिए एक समिति बना दिया गया, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बना दिया गया, तो फिर हर चीज के लिए नागरिकता के लिए बना दिया गया, प्रांतीय के लिए बना दिया गया। तो इस टाइप से छोटी बड़ी समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, इसी को कहा जाता है। और यही से अपना सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ये किसको मिला था, तो ये मिला था सरदार पटेल को। ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वैसे सरदार पटेल को एक बहुत बड़ी चीज का भी अध्यक्ष बनाया गया था, एक बहुत बड़े समिति का, और वो सवाल है आपके लिए। आप बताइएगा कि किस समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। चलिए एक अच्छा खासा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुन के जाते हैं। देखो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे को ये सब पता नहीं होता, बट ये पता होना चाहिए। एक विकसित लोकतंत्र का मतलब है कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र बन जाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा लोकसभा। तो एक छोटा सा पहले लोकसभा के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि लोकसभा में टोटल कितने लोग होते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल जो है आपके 550 लोग होते हैं। पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन 2 ठो एंग्लो इंडियन का पद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है आपके कितना 545, ठीक है। हर राज्य से अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग आदमी जाता है लोकसभा में। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है, तो सबसे ज्यादा जाता है यूपी से। कितना लोग, 80 लोग। मतलब आप कह सकते हो कि यूपी से 80 सांसद जा करके कहाँ बैठते हैं, तो हमारे संसद में बैठते हैं और यूपी में क्या डेवलपमेंट होना है उस चीज पर वर्क करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपका मेंबर है वो कहाँ से जाता है, तो वो जाता है आपका यूपी से। सेकंड नंबर पे जब आप आते हो तो महाराष्ट्र से कितना जाता है 80। मतलब आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र से 48 आदमी चुनाव में जीत करके कहाँ पहुंचता है, तो सीधा पहुंचता है दिल्ली का संसद भवन और वहां पे अपने राज्य के डेवलपमेंट का काम करता है। उसके बाद फिर देखते हैं थर्ड नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से कितने जाते हैं 42। और 4 नंबर पे कौन आएगा, तो अपना बिहार से कितने लोग जाते हैं 40। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपसे सवाल करेगा कि संसद में, ठीक है, संसद कहाँ है, तो यह है आपका दिल्ली में। संसद में बिहार से कितने आदमी जाते हैं, तो आप याद रखिएगा 40 प्लस 16। 40 कहाँ से, 40 लोकसभा में जाते हैं और 16 राज्यसभा में जाते हैं। इट मीन्स टोटल डेटा कितना हो गया 56। राज्यसभा में टोटल क्या कहते हैं उसको, संसद में 56 लोग पहुंचते हैं। 40 लोकसभा में जाएंगे, 16 कहाँ जाएंगे, तो राज्यसभा में जाएंगे। बट हम लोग यहाँ पे लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी चुनाव भी लोकसभा का चल रहा है। तो बिहार से कितने जाएंगे लोकसभा में 40। तो अभी देखो यहाँ पे अपना आंसर तो यहाँ पे 40 हो जाना है, 40 लोग जाते हैं। लेकिन जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें कितने लोग चुन करके गए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 40 सीट है तो 40 से आदमी जाएगा ना। चलो वहां तक सही है। तो इसमें से आप एक बात बताओ कि कौन पार्टी से कितना आदमी पहुंचा था, तो 39। इस 40 आदमी में से 39 आदमी किस पार्टी का चुना गया था, तो कौन पार्टी का जीता था, तो ये जीता था एनडीए। और हम लोग को पता है कि एनडीए किसका गठबंधन है, किसका अलायंस है, बीजेपी का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और एक आदमी जो था ये मात्र कांग्रेस से चुना गया था, मात्र एक आदमी, ठीक है, कांग्रेस से। ये कौन था, तो ये थे आपके मोहम्मद जावेद। और ये बिहार के किस जिले से हैं, तो ये है आपके किशनगंज। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि किशनगंज से बिहार के सांसद कौन है, तो मोहम्मद जावेद। एक दो नाम आप और देख लो जो प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे ये मुंगेर से कौन थे, तो राजीव रंजन उर्फ नाम क्या था, ललन सिंह, तीरछाप ललन सिंह। उसके बाद फिर देखिएगा अगर आपसे पूछ ले जमुई वाले भी बड़ी प्रसिद्ध रहे हैं, कौन, तो चिराग पासवान, ठीक है। जैसे बेगूसराय से कौन है, ये है आपके गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह।
पता नहीं इस बार तो लोग इनसे बहुत खफा लग रहा था, गिरिराज सिंह से जो बेगूसराय के सांसद रहे हैं। आगे देखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ ले पटना का, ठीक है, पटना से पहले देख लो नवादा, नवादा से पूछ ले तो ये हो जाएगा चंदन सिंह। एक देख लो आपका अपना पटना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पटना, पटना से कौन हो जाएंगे, पटना, पटना से होंगे रविशंकर, पटना से हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद। अब सारा का नाम याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हो तो आपको याद ही रहेगा, तो कुछ कुछ याद रखना। अब हो सकता है ये डेटा इस बार चेंज भी हो सकता है, 2024 का जो आपका इलेक्शन हो रहा है, तो 2019 में ऐसे ऐसे लोग चुन करके आए थे, टोटल कितने जाते हैं, 40 जाते हैं। ओके, चलो अगर आपसे पूछता है कि इस चीज़ का चर्चा कहाँ दिया हुआ होगा, तो हम बताएं बहुत बार 79, 80, 81 सरला, मतलब 81 में किस चीज़ का चर्चा है, अनुच्छेद 81 में किसका चर्चा है, लोकसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखना, अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में, आप ये चीज देखते जाना कि ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे अकबर, अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन मनुष्य उसके शासन के रूप में कार्य करता था। आपसे सवाल ये कर रहा है, सिंपल भाषा में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपका दिमाग को घुमाने का कोशिश करता है। सवाल ये कर रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, बट थोड़ा सा ये घुमा दिया था क्वेश्चन। तो देखो, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसे अकबर, ठीक है। सबसे पहले अकबर, अकबर का जो जन्म था ये कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1605 को, है ना। चलो देखो, अकबर का जो शासनकाल था ना, आप इसको 3 भाग में बांट सकते हो, 3 भाग में, ठीक है, 3 भाग में बांट सकते हो। अब देखो कैसे कैसे 3 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले तो अकबर जो शासन संभाला था, कब से संभाला था, 1556 से संभाला था। लास्ट कहाँ तक गया था, तो 1605 तक गया था, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिएगा 1556 से 1560 तक अकबर किसके प्रभाव में था, तो ये प्रभाव में था किसके, तो बैरम खां के, बैरम खां, बैरम खां जो कहाँ के थे, फारस के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा बैरम खां के साथ टेंशन करवा देती है, वही महामंगा करवाती है, जो तिलवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खां और अकबर का एक सेनापति था, पीर मोहम्मद करके उनका नाम था, दोनों के बीच युद्ध हुआ और बैरम खां पराजित हो गए। और इसके बाद अकबर जो था बैरम खां को बोला कि या तो आप किसी एक छोटा सा जगह ले लो और आप वहाँ का सूबेदार बन जाओ, वरना आप मेरा साम्राज्य छोड़ के चले जाओ। तो बैरम खां, सोचो बैरम खां अकबर को बनाया था, अगर बैरम खां नहीं होता तो अकबर नहीं बन पाता जिस पद पे वो पहुंच चुका था। तो बैरम खां को बड़ा सा तुच्छ सा ये बात लगा कि जिस लड़के को मैंने बनाया वो मुझे बोल रहा छोटा सा जगह आप ले लो और चले जाओ। तो बैरम खां ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए कोई एरिया, मैं जा रहा हूँ, मुझे हज यात्रा करना है। और हज यात्रा के दौरान ही बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। तो बैरम खां के साथ तो बेचारे के साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ। और फिर जब 60 में ये बैरम खां से स्वतंत्र हुआ तो किसके प्रभाव में आ गया, तो देखिएगा 1560 से लेकर के 1562 तक जो अकबर था ये पूरी तरीके से किसके संरक्षण में आ गया था। तो एक नाम आप सुने होंगे, जो इसकी दहाई माँ थी, महामंगा, ठीक है। वैसे इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन कहा जाता है, पेटीकोट शासन, ठीक है। या इसी को अतका खेल का शासन भी कहा जाता है, अतका खेल, ठीक है। मतलब आप कह लो ना कि 2 साल ऐसा था कि अकबर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से ही घिरा हुआ रहता था, उसके लाइफ में कुछ भी काम नहीं था, कोई विस्तार वाला काम नहीं किया था। और 62 के बाद, ठीक है, फिर 1562 से लेकर के 1605 तक ये पूरी तरीके से कैसे शासन किया, तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र शासन किया। उसके बाद इसको जो सही लगा जो गलत लगा ये अपने अकॉर्डिंग काम किया। तो अकबर का शासनकाल को आप 3 भाग में ऐसे बांट के पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो कि अकबर जब स्वतंत्र हुआ तो वो कौन कौन सा काम किया, देखो यहाँ पे देखिएगा। अकबर जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले 1562 में ये क्या किया, तो दास प्रथा को खत्म किया, दास प्रथा को खत्म किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि दास प्रथा जो है किस शासक के द्वारा शुरू हुआ था। तो हम लोग को पता है कि दास प्रथा जो है आपका सबसे पहले किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू हुआ था। उसके बाद फिर देखिएगा 63 में क्या किया, तो 63 में जो है आपका क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर, है ना, तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया। उसके बाद 1564 में क्या किया, तो इसमें आपका जजिया कर को खत्म किया, जजिया कर। ये किससे लिया जाता था, तो ये लिया जाता था गैर मुसलमान से, है ना।
उसके बाद फिर देखो 1575 में क्या किया, इबादत खाना का स्थापना करवाया। और यहाँ पे ये क्या करता था ना, धार्मिक बात करता था, धार्मिक वाद विवाद करता था, सभी धर्म के लोगों को बुलाता था और सबसे वाद विवाद करता था और देखता था कि किस धर्म में कौन सी अच्छी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, लेकिन इस समय ना इस धर्म में, इस इबादत खाने में सिर्फ इस्लाम धर्म का एंट्री था। और आगे जाके 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म को एंट्री मिला, सभी धर्म को एंट्री, ठीक है, सभी धर्म को एंट्री मिला। आगे देखिएगा एक काम और क्या था जो बहुत विवाद में ले आया था इसको, 1579 में महजर, कहीं कहीं मजहर भी लिखा होता है, महजर की घोषणा की। ये क्या बोला कि देख लो भैया सुप्रीम हम हैं। कैसे? तो कैसे, इस तरीके से कि अगर इबादत खाने में किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी इशू होता है तो लास्ट फैसला जो है कौन देगा, ये हम देंगे। ये कौन बोला? अकबर। और इसी को कहा जाता है मजहर की घोषणा। तो इस टाइप से था आपका थोड़ा बहुत अकबर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। वैसे अकबर तो अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है ना कि आप इसको कम से कम एक सप्ताह पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन क्या बोला था हमारे से कि अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में निम्नलिखित में से किसने उसको संरक्षण दिया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो बैरम खां, है ना, बैरम खां। इन्हीं को खान बाबा भी कहा जाता था और आपको खाने खाना भी कहा जाता था। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। आपसे पूछ रहा है कि आप जो पीएच वैल्यू है इसका मतलब ही सबसे पहले क्या हो जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का जो अर्थ होता है क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे बहुत जगह ना आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच स्केल है, ठीक है, ये एक प्रकार का इस टाइप से स्केल होता है। तो इस स्केल का निर्माण कौन किया था, तो इसका निर्माण 1909 में सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था, सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे ये जो पीएच स्केल है ना आपका, ये इतना लंबा सा होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है, ठीक है, 0 से 14 तक होता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, ये 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच क्या होता है, एसिडिक नेचर का कोई भी सामान होता है। 7 में क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूट्रल बोले तो ये आपका ना बेस रहेगा ना आपका अम्ल रहेगा। और ये जो होता है ये किस प्रकृति का होता है, तो ये होता है आपका बेसिक प्रकृति का। और जैसे जैसे आप इधर आओगे ना, इसका एसिडिटी जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे नींबू वगैरह होता है तो ये सबका 2 में चलता है। और जैसे जैसे आप इधर जाओगे ना, तो क्या होगा कि किसी भी विलयन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक नेचर होता है, वो बढ़ने लगता है। पूरा मिला के बात यही हुआ कि 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच जो भी विलयन का मान आएगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका एसिड में। और 7 से 14 के बीच किस में आता है, तो वो आता है आपका किसमें, क्षार में। अब देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पीएच 7 से कम है किसी भी विलयन, मान लो आप एक गिलास लो और इसमें आप कुछ भी लिक्विड ले लो, आप बताओ नहीं किसी को कि क्या है आपको चेक करना है कि आपका एसिडिक है या बेसिक है। इसमें जब आप चेक करोगे किससे, तो इसी पीएच स्केल से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस विलयन का मान किससे आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, ठीक है, 7 से कम आ रहा है, तो ये विलयन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज और भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज का पीएच 7 से कम होगा तो पहला तो वो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय होगा। किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। दूसरा, सुनते जाना, दूसरा वो नीला लिटमस पेपर को या नीला लिटमस घोल को वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। पहला चीज तो ये हुआ, ठीक है, कि जिस भी चीज का पीएच मान जो है 7 से कम होगा वो नीला लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और साथ में एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिएगा जो शायद आप नया सुन रहे होंगे, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, ये आपका गुलाबी कर देता है। और ये दरोगा वाला में पूछा हुआ था, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, ये आपका गुलाबी कर देता है। जबकि जिस भी पीएच का मतलब जो आपका बेसिक नेचर का जो होता है, ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये नीला लिटमस को लाल करता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। साथ में एक चीज और, सेम चीज वही आएगा, मिथाइल ऑरेंज को बेसिक नेचर का जो होता है लिक्विड, ये क्या कर देगा, पीला कर देगा, ठीक
ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये इस बार दरोगा मेंस में इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना हुआ था, इन चीजों को याद रखिएगा। देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्षारीय विलयन का पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। आप बताओ कि क्या जो 5 जिसका भी पीएच मान आएगा वो क्षारीय होगा क्या? नहीं होगा। देखो हम लोग इधर जा रहे हैं ना कि जितना हम लोग इधर जाएंगे पीएच क्या होते जाएगा, या फिर आपका इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, मजबूत होते जाएगा। और जैसे जैसे आप 7 के पास पहुंचेंगे इसका जो एसिडिक नेचर है कमजोर हो जाएगा और वो किधर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, बेसिक नेचर की ओर। तो 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 से ज्यादा आपको कौन दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है। तो अपना आंसर क्या होना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा 6 क्या बोल रहा है, भीमबेटका की खोज डॉट डॉट ने की थी। ठीक है, भीमबेटका। वैसे ये सब क्वेश्चन ज्यादा मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में, लेकिन सब एग्जाम में पूछ लेता। सबसे पहले तो आ जाओ भीमबेटका, ये है कहाँ पर, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और डिटेल में पूछेगा तो एक जिला का नाम पूछ सकता है, रायसेन जिला, रायसेन जिला। अब इसमें है क्या, तो देखो जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करोगे तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब इतिहास में एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, देन ताम्रपाषाण काल। तो देखिएगा पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में हम लोग को पता है कि उस समय का जो मनुष्य था वो एकदम से जानवर था, है ना, एकदम जानवर टाइप का लाइफ जीता था। ना कपड़ा पहनने से मतलब है, ना खाना बनाने से मतलब है, मतलब कच्चा दच्चा ही सब कुछ खा लेता था। लेकिन इस समय का क्या हुआ ना, देखो एक चीज पहले तो आप यहाँ पे ये जानो कि एक होता है कार्बन 14 और एक होता है यूरेनियम 235। आप इससे किसी भी वो चीज जिसमें कार्बन हो, जो कभी सजीव रहा हो, आप उसका उम्र पता कर सकते हो कि ये कितना पुराना है। और जो चीज निर्जीव है आप उसका उम्र किससे पता करोगे, यूरेनियम 235 से। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश में एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। यहाँ पर आप गूगल करके देखना बाद में, यहाँ पर फोटो नहीं ला पाए, लाना चाहिए था। आप ना जब खोल कर देखोगे तो क्या देखोगे कि ये बहुत बड़ा सा गुफा है और इसमें ना छोटा छोटा सा फोटो बना हुआ है, जैसे कोई बच्चा कैसे बनाता है, ये सब टाइप का फोटो बना हुआ है। ये सब, और ये सब है कब का, बहुत लाखों साल पहले का है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फिगर वहाँ पे लोगों को बना हुआ मिला। और जब उस पर यूरेनियम 235 यूज किया गया तो पता चला कि ये सब जो फिगर है ये बहुत साल पहले का बना हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई फिगर है तो देखो आज के टाइम में भी जानवर इतना डेवलप नहीं है कि वो फिगर बना लेगा, फोटो बना लेगा, वो तो आदमी का ही काम है ना। तो फिर क्या हुआ कि इस पे यूज किया गया यूरेनियम 235, तो निकला कि भाई फलना साल पहले का है, इतने साल पहले का। और जब वो उस समय के बहुत सारे जीवाश्म को निकाला गया, मतलब बहुत सारा जीवाश्म मिला, और उस जीवाश्म पर जब यूज किया गया कार्बन 14, तो उस समय के टाइम का ये सारा सामान नहीं मिला। कहने का टोटल मिला के बात यही है कि जितना पुराना ये गुफा चित्र मिला उतना पुराना आज तक आदमी का जीवाश्म नहीं मिला, समझ लो। तो ऐसा कुछ हुआ, तो फिर आदमी अंदाजा लगाने लगा कि भाई इस समय आदमी रहता था लेकिन आदमी का जीवाश्म क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर आपको मध्यपाषाण काल में आके मिलता है, वहां पे अभी हम लोग नहीं जा रहे। मध्यपाषाण काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आखिर आदमी का जीवाश्म क्यों नहीं मिला था, फोटो क्यों मिला। और इस फोटो को रिकॉग्नाइज कौन किया, तो इस फोटो को रिकॉग्नाइज किया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर, है ना। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर रिकॉग्नाइज किया कि भैया आप ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये ऐसा ही फोटो नहीं है या फिर अभी का बना नहीं है, ये लाखों साल पहले का बना हुआ है। और कब ये इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए, तो 1957-58 के बीच में, 1957-58 के बीच में, है ना। एक चीज और देखिएगा, इस चीज को भीमबेटका की गुफा को, ठीक है, भीमबेटका की गुफा को 1957-58 में ढूंढ लिया गया, इसके बारे में पता लगा लिया गया, और फिर 1990 में इसको भारत के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2003 में। 2003 में इसको कहाँ डाला गया, यूनेस्को में डाला गया, यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, आपसे सवाल यही पूछता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा खोजा गया, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा। ठीक है, चलो अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आते हैं 7 में। देखो असम कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि जो असम है एक केंद्र शासित प्रदेश से नहीं घिरा हुआ, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से
नहीं घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो राज्य से घिरा हुआ है। तो जब आप पूर्वोत्तर का राज्य देखते हो, ठीक है, जब आप पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर कहने का मतलब है पूर्व और उत्तर, है ना। जैसे कि अगर आप ये मानते हो कि भारत का मैप है तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। तो असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से घिरा हुआ है। और पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7। पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7। और इन 7 को इकट्ठे क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा 7 सिस्टर इनमें से क्या है, तो आप ऐसा नहीं है 7 बहन 7 कुछ कर लगा दीजिएगा। 7 सिस्टर्स क्या है? तो 7 राज्यों का समूह को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो इसी 7 राज्यों में से एक राज्य है, और ये कौन सा राज्य है? यह है आपका असम। असम के बारे में खास क्या है? तो खास यही है कि असम जो है नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य के साथ, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो 7 राज्य तो है ही इधर, उसमें से एक असम हो गया, तो कितना राज्य बचा? 6। इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट का ये कितने राज्य से सीमा साझा कर रहा है? 6। लेकिन अपने से क्या पूछा है कि असम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? कितने राज्य? तो 6 तो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, वैसे मैप रहता तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर होता है, कल वाले सेशन से आप लोग को फोटो भी मिलेगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में तो 6 राज्य हो गए, एक राज्य और है, और ये कौन सा राज्य है? ये है आपका वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य हो गए? 7। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या लगाना था? 7। देखो किसने पूछा हुआ? बीपीएससी में पूछा हुआ है, और कितना घुमा के देता है, कितना लोग को 6 लगा के आंसर लगा दिया होगा कि 6 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि पूर्वोत्तर के कितने राज्य से लगा रहा है, सीधा राज्य बोल रहा है। यहाँ पे आप और देखो, अगर आप और डिटेल में जाओगे तो आप और क्या देख सकते हो? 7 क्या हो गए? 7 हो गए आपके राज्य। 2 देश से भी सीमा लगाता है, किससे? तो एक लगाता है आपका भूटान से, और एक लगाता है आपका बांग्लादेश से। तो आप ये दोनों को भी याद रखना कि 2 देश हैं, 7 राज्य हैं, असम सीमा लगाता है इसे। असम को पहले कामरूप भी कहा जाता था, असम को पहले प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था, इस पर हम बहुत बार आपको बताए हैं वीडियो में। और भी आप याद रखिएगा कि असम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दिसपुर, है ना। और असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, वहां कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला, बहुत प्रसिद्ध है। एक चीज और देखेगा कि असम में जो आपका जिला है, ठीक है, जिला कितना है? 35। असम विधानसभा सीट कितना है? 126। असम लोकसभा सीट कितना है? 14। देन असम का राज्यसभा सीट कितना है? 7। ठीक है, असम के जो आपके सीएम हैं, आप बताओ कि सीएम कहाँ से चुन के जाते हैं, लोकसभा से या विधानसभा से? obvious बात से विधानसभा से। तो यहाँ के जो सीएम है ये कौन है? तो ये है हेमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा, पहले ये कांग्रेस से थे, अब ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। दूसरा आपसे पूछेगा कि गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे, रिसेंट में बने हैं, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर में कहीं भी एम्स नहीं था, पूर्वोत्तर में कहीं भी एम्स नहीं था, और रिसेंट असम में ही क्या खोला गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स, है ना। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना 8 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उमिया झील 12 पानी झील के रूप में लोकप्रिय है, स्थित है? मतलब आपसे टोटल मिला के पूछ कर रहा है कि जो उमिया झील है ये कहाँ है? तो ये है आपका मेघों का घर, मेघालय, है ना। मेघों का घर मेघालय में आपका कौन सा झील है? उमियम झील है। तो सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसको जो आपका उमियम झील है ये बन के कब तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था आपका 1960 में। ठीक है, ये भी आपका किधर का राज्य है? तो पूर्वोत्तर का ही राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस टाइप से 7 राज्य आते हैं। उसी में से एक आपका मेघालय है। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। एक चीज और याद रखिएगा कि इसको, ठीक है, इस उमियम झील को मेघालय के स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? डैम सियाट, डैम सियाट भी कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा भारत में किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो किसानों के बहुत ही प्रसिद्ध नेता, नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, यूपी के सीएम भी रहे हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, किसानों के नेता नाम क्या है उनका? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, इनको कहा जाता है किसान नेता, किसान
नेता। और इन्हीं की जयंती पे कब, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये आपके यूपी के सीएम भी रहे हैं, यूपी के सीएम, ठीक है, और फॉर्मर पीएम भी रहे हैं। फॉर्मर पीएम मतलब भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका जो समाधि स्थल है, ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसान घाट, किसान घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। अब की बार कितने नंबर का लोकसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है। लोकसभा से आज देख लो 2-3 क्वेश्चन आ गया, आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग को ये सब चीज पता होना चाहिए। अब की बार लोकसभा का मतलब ये जो आपका 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, ये कितने नंबर का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 18वीं लोकसभा, ठीक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि 19 से 24 के बीच जो लोकसभा का टेन्योर चला, ये कौन सा टेन्योर था, 17वां था, ठीक है। अभी देखो इसका चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, सवाल यही था ना, नहीं चलो अपना आंसर तो 18 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो सवाल क्या बन सकता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है कितने चरण में आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 7 चरण में, जिसमें आज कितना तारीख हो गया, 14 मई, तो आज आपका कल आपका चौथे चरण का था, अभी 3 चरण बचा हुआ है। ये आपका इलेक्शन चल कब से रहा है, तो ये आपका चल रहा है 19 अप्रैल से, है ना। और कब तक चलना है, तो 1 जून तक चलना है, 1 जून तक। फाइनली रिजल्ट कब आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका 4 जून को, है ना। रिजल्ट जो है आपका 4 जून को आ जाएगा और फिर देखते हैं कि किसका सरकार बनेगा। उसके बाद अगर आपसे सवाल करते हैं कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो भारत में जो पहली बार चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951-52 में, 1951-52 में हुआ था। आपसे एक सवाल और यहाँ पे अच्छा लेवल का कर सकता है कि इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें कितने नेशनल पार्टी ने भाग लिया था, भाग लिया है, तो ये हो जाएगा 6, है ना, 6 ही नेशनल पार्टी है ना। और इस समय कितना नेशनल पार्टी था, तो इस समय था 14, ठीक है, इस समय था 14। यहाँ से एक सवाल आपके लिए बचेगा और एक हम बता दे रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि 1951-52 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 389 सीट हासिल किए थे, 389, ठीक है, जो मोदी जी इस बार लगा भी रहे हैं अब की बार इतना पार, तो 389 मतलब लगभग 400 का सीट हुआ था, मिला था इसको। आप ये बताना कि कितना में 400 सीट मिला था, ठीक है, कितना में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था, और बहुमत भी खतरनाक वाला बहुमत हासिल हुआ था। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। 41 मिनट